एक प्रश्न ऐसा उठता है आईवीएफ के सक्सेस रेट में कि ज़्यादा एम्ब्रियो यानी कि ज़्यादा सक्सेस रेट। अभी ये सही मायने में ऐसा है कि सालों से ये बात चली आ रही है, हमारे डॉक्टर्स में भी ये मिथ है, डॉक्टर्स के काउंसलिंग में भी मैंने देखा है कि ज़्यादा एम्ब्रियो यानी कि ज़्यादा सक्सेस रेट। आज जब मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूं तब इस बात पे मुझे हंसी आ रही है कि अगर ज़्यादा एम्ब्रियो से ज़्यादा सक्सेस रेट मिलता तो नेचर हमेशा ज़्यादा एम्ब्रियो रखती, लेकिन नेचर तो एक ही एम्ब्रियो रख रही है। इसका मतलब नेचर हमें इंडिकेट कर रही है कि एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेट ज़्यादा है। और इसको ही आगे बढ़ाने के लिए आईवीएफ की ट्रीटमेंट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर अगर एम्ब्रियो की उम्र 3 दिन की है तो 3 दिन की एम्ब्रियो अगर वो एक रखेंगे तो उनका सक्सेस रेट कम हो जाएगा। अगर आप, क्योंकि नेचर तो तीसरे दिन का एम्ब्रियो नहीं रखती है, वो तो 5वें दिन का एक एम्ब्रियो रखती है। तो सीधी चीज़ है कि अगर जो भी संस्थाएं अगर तीसरे दिन के बच्चे रखते हैं तो उनको 2 या 3 बच्चे रखने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ अगर ज़्यादा बच्चे रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बच्चे रखने से बॉडी में जो रिजेक्शन का जो मोड है वो बढ़ा देती है। तो मैं ये लॉजिकली कहना चाहता हूँ कि तीसरे दिन के ज़्यादा बच्चे रखने से नॉट ओनली आप एक नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन पैदा कर रहे हो, लेकिन एक रिजेक्शन रेट भी पैदा कर रहे हो। ये बात सही है कि अगर 2010 से पहले जहाँ हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ लैब यानी कि लैब के जो इंस्ट्रूमेंटेशन कम थे और हमारे जो ओवर कल्चर करने के जो साधन थे वो कम थे, तब हम यही चीज़ें करते थे। लेकिन आज 2025 में हम आई थिंक सो अगर हम किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देशों का अगर रजिस्ट्री चेक करें तो मोस्ट ऑफ वो सभी लोग D5 एम्ब्रियो तक पहुंच गए हैं। अभी 5वें दिन के बच्चे की बात आती है तो स्पेसिफिकली हम ऐसा कहेंगे अगर जेनेटिकली टेस्टेड और जेनेटिकली नॉन टेस्टेड, हाँ अगर जेनेटिकली टेस्टेड नॉन टेस्टेड एम्ब्रियो रख रहे हो और अगर आपकी उम्र 33 से कम है, ऐसे कंडीशन में अगर 2 ब्लास्टोसिस्ट रखे जाएंगे, 2 5वें दिन के बच्चे रखे जाएंगे तो उसका सक्सेस रेट 10%, 1 ब्लास्टोसिस्ट से ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ आपको ट्विन प्रेगनेंसी का रेट 15% से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 2025 के बाद की जो जनरेशन है उनके लिए मेरा बहुत मैसेज है कि ट्विन प्रेगनेंसी रिस्की है। तो मैंने मेरी संस्था में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्विन प्रेगनेंसी रखने का जो ट्विन प्रेगनेंसी रखने का जो प्रोटोकॉल होता है वो मैंने सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अमेरिका में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है, जापान में कंपलसरी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि सभी बुद्धिजीवी जो देश हैं वो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की तरफ जा रहे हैं। तो हमें भी, अगर हम वेस्टर्नाइजेशन पे सभी चीज़ों में जा रहे हैं तो मेडिकल साइंस में हम क्यों नहीं जा रहे हैं। और मैं पिछले 2 या 3 साल से अभी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अभी ये कहना चाहता हूँ कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है, अगर जेनेटिकली टेस्ट किया गया हो एम्ब्रियो हो तो सिंगल एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र करना चाहिए। मैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स पे इसलिए बहुत ज़्यादा भार दे रहा हूँ कि कई बार सिंगल एम्ब्रियो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से रिजेक्शन बढ़ता है और आपका फेलर रेट बढ़ता है। तो जहाँ ऑलरेडी फेल्ड दर्दी है, जिनको एक बार फेल हो चुका है, उनको कभी भी 2 बच्चे नहीं रखने चाहिए। जिनको ऑलरेडी मिसकैरेजेस है उनको ऑलरेडी रिजेक्शन ज़्यादा है, तो ज़्यादा बच्चे रखोगे तो रिजेक्शन बॉडी का ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको सिंगल एम्ब्रियो रखना चाहिए। तो आपको ये पता चल गया है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट, अगर आप अपने मन के अंदर एक धीरज का शब्द अगर जोड़ दो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस रेट दूर नहीं है और बहुत जल्दी है कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस करने के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर स्ट्रेटजी ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।